सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है जवानों? सब बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हम अपने इस वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8 पर। कहाँ पे पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त? लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, बेसिकली हमने पहले स्टार्ट किया था बेसिक से, उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, फिर मैंने आपको सार्क नेशंस के बारे में पढ़ाया। अब वही सार्क नेशंस के बारे में मैं आपको इंडिविजुअली डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? नेपाल के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेपाल आपका क्या है? नेपाल एक कंट्री है। ठीक है मेरे भाई, नेपाल क्या है? नेपाल एक कंट्री है आपका, कंट्री इन साउथ एशिया। ठीक है, बेसिकली मेरे दोस्त नेपाल आपकी कैसी कंट्री है? तो नेपाल मेरे दोस्त आपकी है लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या मेरे भाई? लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है मेरे दोस्त, नेपाल आपकी है एक लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है मेरे दोस्त? लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो, जिसे चारों तरफ से लैंड एरिया ने सराउंड कर रखा हो। बेसिकली इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि जो भी लैंड लॉक्ड कंट्री होगी उसके पास अपना सी नहीं होगा। अगर उसके पास अपना सी नहीं होगा, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समुद्र की। ठीक है मेरे दोस्त, हिंदी मीडियम, समुद्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल आपको, आपका भाई आपके साथ में। ठीक है, अगर आपके पास समुद्र नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो आपको मैरी टाइम ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैरी टाइम ट्रेड क्या होता है मेरे दोस्त? ऐसी ट्रेड, ऐसा व्यापार जो आपके पानी के रास्ते होता हो। ठीक है, तब आप पानी के रास्ते कोई भी व्यापार नहीं कर पाओगे, और अगर आपको पानी के रास्ते कोई भी व्यापार करना है तो बेसिकली आपको अपने पड़ोसी देश या किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो नेपाल हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेपाल हमारा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। ठीक है, हमारे भारत का जो कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, कौन सा पोर्ट मेरे दोस्त? इंडिया का कोलकाता पोर्ट। ठीक है, नेपाल बेसिकली अपने मैरीटाइम ट्रेड के लिए या पानी के सहारे, पानी के रास्ते जो ट्रेड होती है बेसिकली, उसके लिए किस पर डिपेंडेंट है मेरे भाई? आपके कोलकाता पोर्ट पर। आपके यानी हमारे प्यारे भारत के कोलकाता पोर्ट पर। ठीक है मेरे दोस्त, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेपाल की नेबरिंग कंट्रीज़। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मैप पे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, मैंने आपको पहले मालदीव्स पढ़ाया, श्रीलंका पढ़ाया, इंडिया के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इंडियन मैप के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंडिया को अभी एक साइड में रखा और आपको पढ़ाया पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। आज हम देखेंगे नेपाल। ठीक है मेरे भाई, आज हम क्या देख रहे हैं? नेपाल। ये रहा आपका नेपाल बेसिकली। ठीक है, नेपाल का पॉलिटिकल मैप है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं नेपाल का फिजिकल मैप भी लेके आया हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को हम पूरे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले याद करते हैं नेपाल की नेबरिंग कंट्रीज़ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ उसकी नेबर हैं। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज़ उसके पड़ोसी हैं। तो नेपाल का जो सबसे पहला पड़ोसी है वो तो आपका भारत ही है, ऑफ कोर्स। ठीक है, भारत से इसकी सीमा लगती है। लेकिन नेपाल के सर पे कौन बैठा है मेरे दोस्त? यानी नेपाल के ऊपर वाले हिस्से पे कौन बैठा है? तो वो बैठा है चाइना। ठीक है, कौन बैठा है मेरे दोस्त? चाइना। नीचे कौन बैठा है? यहाँ पर इस वाले एरिया में। ठीक है, बेसिकली वो मैप में आपको उतना क्लियर नहीं विजिबल होगा, मैं इस वाले मैप पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, दिस पोर्शन, ये क्या है मेरे भाई? ये है बांग्लादेश। तो ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हो गया आपका नेपाल। ठीक है, मैप आई होप दोस्त आप लेके बैठे होगे।
ठीक है, और मैप पे चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए चलना। तो ऊपर है दोस्त आपका चाइना, ठीक है मेरे भाई। नीचे क्या है, नीचे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। बेसिकली इंडिया के अगर आप रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये थोड़ा सा जो है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। मैं पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में नहीं कह रहा कि अब आप नेपाल को चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में लेके, मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्सली आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली क्या है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो पूरी तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट कुछ ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो नेपाल आपका यहाँ कहीं पे पड़ता है, ये देखो, ठीक है। आई होप आपको लोकेशन दिख रही होगी नेपाल की, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आपका नेपाल पड़ता है। तो अप्रॉक्सली आप मान सकते हो कि नेपाल जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब मैं वापस वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए डायग्राम बना के चीज़ों को समझाया, ठीक है। अप्रॉक्सली वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन के बीच में आता है, ठीक है। पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मत मानना मेरे दोस्त कि तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चले गए और कह रहे हो यार यहाँ तो जो है मणिपुर है और हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ हमें कंट्री तो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार दिख रही है और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, नेपाल कहाँ से बता दिया सर आपने। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, अप्रॉक्स, ठीक है। आप समझने के लिए चीज़ों को जान सकते हो, ठीक है, चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये मैं रेस करता हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखानी है, ठीक है। और इंडिया के बाजू में कौन है दोस्त, बांग्लादेश है ना। इंडिया के ईस्ट में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी है आपका नेपाल का नेबर, ठीक है। अब नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक कॉरिडोर जाता है, उस कॉरिडोर का नाम है मेरे दोस्त सिलगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या नाम है दोस्त मेरे इस कॉरिडोर का, सिलगुड़ी कॉरिडोर, सिलगुड़ी कॉरिडोर। तो रिटन एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंट्री है हमारी नेपाल, ठीक है, और बांग्लादेश किस कॉरिडोर्स की मदद से सेपरेट होते हैं। क्या मेरे दोस्त, मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो हमारी कंट्री है नेपाल, ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है, ये किस कॉरिडोर की मदद से सेपरेट होते हैं, ठीक है, किस नैरो चैनल की वजह से सेपरेट होते हैं। तो उस कॉरिडोर का नाम है मेरे दोस्त सिलगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, सिलगुड़ी कॉरिडोर। और नेपाल के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा सिक्किम। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, सिक्किम। और नेपाल की बॉर्डर आपसे लगती है भूटान से भी। किससे मेरे दोस्त, भूटान से भी, ठीक है। भूटान के बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल से, फिलहाल के लिए आज हम नेपाल को ही कवर करेंगे। तो नेपाल की बाउंड्री आपके कितने देशों से लग रही है बेसिकली। सबसे पहला देश सर हमारा प्यारा भारत, ठीक है, उसके बाद चाइना, इंडिया के बगल में क्या है मेरे दोस्त, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी नेपाल के जो है बॉर्डर्स लगते हैं, ठीक है। किस चैनल के द्वारा या किस कॉरिडोर के द्वारा नेपाल और बांग्लादेश सेपरेट है, तो वो है सिलगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। नेपाल के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा सिक्किम, और भूटान से भी नेपाल अपनी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बेसिकली हो गए आपके बाउंड्रिंग कंट्रीज़, ठीक है, आपके बाउंड्रिंग नेशंस नेपाल के, ठीक है। और भी जितने भी मैंने आपको जो है कंट्रीज़ पढ़ाई है, जैसे मैंने आपको मालदीव्स पढ़ाया, श्रीलंका पढ़ाया, पाकिस्तान पढ़ाया, अफगानिस्तान पढ़ाया, तो इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ मेरे दोस्त, और आप करेंसी, ये दो चीज़ प्लीज़ खुद से मैप में देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेपाल बेसिकली आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसके बॉर्डर्स आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक नेशन का बॉर्डर आपको मैं बताते हुए चलूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी नेशन का छूट जाता है या किसी नेशन का रह जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप अपने से रिसर्च करके देख लेना। क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ करेंसी और नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, बाउंड्री नेशंस, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें कंसेप्ट वाली हैं वो मैं आपको क्लास में बताते हुए चलूँगा, ठीक है। आइए नेपाल में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये है आपका नेपाल का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो नेपाल का कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, नेपाल का कैपिटल है सर काठमांडू, ठीक है। अब याद करिए, सार्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल के अंदर, ठीक है।
मैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, HQ मीन्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्त? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर कहाँ पे है सर? नेपाल के अंदर है ये, नेपाल के ही कैपिटल में, दैट इज काठमांडू। ठीक है मेरे दोस्त। काठमांडू में और क्या है सर? पशुपतिनाथ टेम्पल। क्या मेरे दोस्त? काठमांडू में क्या है? पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल। ठीक है मेरे भाई। और काठमांडू में क्या है सर? तो काठमांडू में आपका है त्रिभुवन एयरपोर्ट। अब मैं त्रिभुवन एयरपोर्ट के बारे में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये शायद आपने पकड़ लिया होगा, और अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर बैठा है। ठीक है। त्रिभुवन एयरपोर्ट, ये वही एयरपोर्ट है मेरे दोस्त, ये वही एयरपोर्ट है मेरे भाई जहाँ से हमारा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन दैट इज़ IC-814 हाईजैक किया गया था। ठीक है। और बेसिकली इसे हाईजैक करके कहाँ पे ले जाया गया था, आई होप आप सब ये जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज जान जाएंगे। IC-814 को हाईजैक किया गया त्रिभुवन एयरपोर्ट से। ठीक है। बेसिकली हमारे इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था जो कि दिल्ली जा रहा था। ठीक है, दिल्ली की तरफ जा रहा था ये, लेकिन इसे काठमांडू के अंदर त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हाईजैक कर लिया गया। ठीक है। कुछ 4 से 5 टेररिस्ट थे आपके जिन्होंने इसे हाईजैक किया, और हाईजैक करके ये ले गए कांधार के अंदर। ठीक है। अब कल की क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने बहुत डिटेल से आपको कांधार के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। कैसे पढ़ाया था मेरे दोस्त, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है। ये था आपका काबुल। काबुल से मैंने आपको बोला था आप चले जाना वेस्ट की तरफ, बेसिकली ईस्ट वेस्ट छोड़ो, आप सीधा जाओ लेफ्ट की तरफ। ठीक है। काबुल में आप जाओ, खड़े हो जाओ, उसके बाद वहाँ से चलते जाओ लेफ्ट की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? समोसे की दुकान। नहीं मेरे दोस्त, चाय समोसे की दुकान नहीं, आपको मिलेगी हेरात। और हेरात से जब आप जाओगे साउथ ईस्ट की तरफ तो आपको मिलेगा कांधार। ठीक है। ये क्या था? ये वही एरिया था जो हमारे शूरवीर शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया था। ठीक है। डिटेल से अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कल का लेक्चर देखिए जो हमारे यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको अवेलेबल है। ठीक है मेरे भाई। तो हमारा ये प्लेन हाईजैक करके बेसिकली ले जाया गया कांधार के अंदर। ठीक है, अफगानिस्तान में जो है। और उसके बाद डिमांड रखी गई कई खूंखार टेररिस्ट, ठीक है, आतंकवादियों को रिलीज़ करने की। और दोस्त मैं बिल्कुल ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर था। ठीक है। इंटेलिजेंस का जो फेलियर था सो फेलियर था ही। ठीक है। ऑफकोर्स ये हमारे गवर्नमेंट का फेलियर था, क्योंकि जो हमारे इस प्लेन के पायलट थे, ठीक है, IC-814 प्लेन के जो हमारे पायलट थे देवी शरण सर, उन्होंने इतनी समझदारी का काम किया। ठीक है। इतने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने प्लेन अमृतसर के अंदर लैंड कराया। उन्होंने टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन किया और उनसे कहा कि सर बिल्कुल भी इस प्लेन के अंदर फ्यूल नहीं है, ये प्लेन जहाँ पे आप कह रहे हो वहाँ पर हम नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ हमें फ्यूल भरवाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो और प्लेन को लैंड कराने दो। तो टेररिस्ट मान गए थे और उन्होंने परमिशन दे दी थी प्लेन लैंड कराने की। और आप मानोगे नहीं, लेकिन 2 घंटा, पूरे 2 घंटे प्लेन अमृतसर में रुका हुआ था। ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। मैं डायरेक्टली आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। ठीक है। 2 घंटा प्लेन रुका था। बेसिकली देखो, जब भी कोई प्लेन हाईजैक होता है ना, और जब तक वो आपकी कंट्री के अंदर है तब तक पूरे चांसेस है उसे बचाने के। ठीक है। लेकिन सपोज प्लेन हाईजैक करके अगर आप कंट्री के बाहर लेके चले गए, ठीक है, वो आपके देश का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर जाते हैं और किसी ऐसी थर्ड कंट्री में लेके जाते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर किसी ऐसी थर्ड कंट्री में वो प्लेन ले जाके लैंड करा देते हैं जहां उन्हें सपोर्ट मिलता है। ठीक है। उन बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक प्लान किया और हाईजैक किया, उन्हें उस थर्ड नेशन के अंदर सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आप फंस गए। ठीक है। क्योंकि वो आपके प्लेन के अंदर कुछ IED, कुछ AK-47 अगर ऐसा कुछ लगा देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक प्लेन आपकी कंट्री के अंदर है, ठीक है, अगर कंट्री के अंदर हाईजैक हुआ है और उस पर्टिकुलर प्लेन ने आपके देश का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है,
तब तक गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हाईजैकर्स के साथ जो भी संभव नेगोशिएशन हो वो किया जाए, ठीक है, और प्लेन को छुड़ाया जाए। लेकिन जब ये प्लेन हाईजैक हुआ और 2 घंटा ये अमृतसर में रुका था, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हमारी गवर्नमेंट का ये फेलियर कि कुछ भी नहीं हो पाया और टेररिस्ट ने वापस देवी शरण सर के सर पे बंदूक रखी और कहा कि अब जो है प्लेन आप यहाँ से टेक ऑफ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डाउट हो गया था कि यार 2 घंटे से प्लेन रुका है, ठीक है, अब अगर यहाँ से टेक ऑफ हमने नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। और प्लेन वो लेके गए कांधार के अंदर। बेसिकली इसमें एक पैसेंजर थे रुपेन कटियाल सर, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रुपेन कटियाल सर। इन टेररिस्ट ने उनकी चाकू से मार के हत्या कर दी थी, ठीक है। और आपको ये जान के दुख होगा कि ये हनीमून मना के वापस आ रहे थे, ठीक है, इनकी वाइफ के सामने इनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, ठीक है मेरे दोस्त। और इस हाईजैक का रिजल्ट क्या, थोड़ी बहुत अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो मेरे दोस्त, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली अभी हमारे पास कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, ठीक है, मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ, तो जो है थोड़ी बहुत आवाज़ प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो बेसिकली हम कहाँ पर थे, हम थे IC-814 पर। ये प्लेन ले जाया गया कांधार के अंदर और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नेगोशिएशन के बाद हमें 4 से 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, ठीक है। उसमें एक आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, ठीक है। और उसके बाद हमें तोहफे में हमें इनाम में क्या मिला, हमें इनाम में मिला ताज होटल। ताज होटल पे जो आपका हमला हुआ हमें इनाम में वो मिला, ठीक है। हमें मिला 2016 का उरी अटैक जहां हमारे निहत्थे भाइयों को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। हमें मिला 2019 का पुलवामा अटैक जहां एक CRPF के कॉन्वॉय में, ठीक है, इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद एक वैन आती है और उस पूरे कॉन्वॉय को उड़ा देती है। हमारे 40 भाई शहीद हुए, कैन यू इमेजिन, ठीक है। जो इंटेलिजेंस फेलियर था वो था ही। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि 400 किलो RDX पुलवामा में आया कैसे। इतनी सिक्योरिटी के बाद क्या कोई चीफ मिनिस्टर का काफिला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का काफिला जा रहा है, कोई साइकिल लेके घुस जाएगा? हाँ, नहीं हो सकता ना। वैसे एक CRPF का कॉन्वॉय जा रहा है तो उसमें कैसे एक इतनी बड़ी वैनिटी वैन घुस गई, वो भी 400 किलो RDX लेके। इतनी सिक्योरिटी, इतना सेंसिटिव एरिया, वहां पर 400 किलो RDX आया कैसे, ठीक है। जब भी आप एक ऑफिसर बनो या किसी ऐसे पोस्ट पे जाओ, इन सारी चीजों का जवाब जरूर मांगना मेरे दोस्त, क्योंकि आप बदला ले सकते हो। आप 300 आतंकवादी आप स्ट्राइक करके मार सकते हो, ठीक है, 25 लाख 50 लाख रुपए उस फैमिली को दे सकते हो, लेकिन उस फैमिली की खुशियां कभी नहीं लौटा सकते। जिसका भाई, जिसका बेटा, या क्या कहते हैं, जिसका हस्बैंड एक बार इन सारी चीजों में चला गया, ठीक है, उसकी जान आप कभी नहीं लौटा सकते, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन सर जो है सो है, ठीक है। फिलहाल के लिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट त्रिभुवन एयरपोर्ट को बताने के पीछे का। और एक एयरपोर्ट है आपका जो नेपाल के ही अंदर है, उसका नाम है लुक्ला एयरपोर्ट बेसिकली, ठीक है। लुक्ला एयरपोर्ट आपका पड़ेगा नेपाल के अंदर, और मेरे हिसाब से ना ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है यार, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा आगे गए तो भी मरोगे और ज़्यादा पीछे लैंड किए तो भी मरोगे। एक साइड आगे भी खाई है और पीछे उससे भी गहरी खाई है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, 2 माउंटेन के बीच पे ये एयरपोर्ट बना दिया गया है। पता नहीं क्या सोच के बनाया, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट है नेपाल का, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेंजरस, ठीक है मेरे भाई। तो लुक्ला एयरपोर्ट आपका कहाँ है मेरे दोस्त? लुक्ला एयरपोर्ट है आपका नेपाल के अंदर, ठीक है मेरे भाई। कहाँ है दोस्त? नेपाल के अंदर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काठमांडू से जब आप जाओगे वेस्ट की तरफ तो आपको मिलेगा पोखरा। क्या मिलेगा दोस्त? पोखरा, ठीक है। पोखरा बेसिकली किस चीज़ के लिए आपका फेमस है? पोखरा, ठीक है। ये बेसिकली आपका किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये आपका फेमस है सर टूरिज़्म के लिए। किसके लिए मेरे दोस्त? टूरिज़्म के लिए। अब जब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा टूरिज़्म, तो इससे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इससे आपके दिमाग में आना चाहिए सर इकॉनमी, ठीक है। टूरिज़्म से क्या आता है सर? पैसा। और पैसे से क्या बेसिकली आप उसको किस चीज़ से रिलेट कर सकते हो? दैट इज़ इकॉनमी। इकॉनमी अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, इकॉनमी अगर आपकी बेटर है,
तो आप उस पैसे को लगा सकते हो मेरे दोस्त हेल्थ में। कहाँ लगा सकते हो मेरे भाई? हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ठीक है, ट्रेड एंड प्रोडक्शन के अंदर। ट्रेड एंड प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे TRP लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ ट्रेड TR एंड प्रोडक्शन P, ठीक है। और अल्टीमेटली इससे क्या बेटर होता है मेरे दोस्त, क्या बेटर होता है मेरे भाई? तो कंट्री आपकी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है। कंट्री किस तरफ बढ़ती है मेरे दोस्त? डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है सर, डेवलपमेंट। तो यही कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला टूरिज्म, तो टूरिज्म से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इकॉनमी। इकॉनमी अच्छी होगी सर तो हम जो है पैसा किस सेक्टर में लगा सकते हैं, किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड, आपका प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ठीक है। इस चीज़ में आप और अल्टीमेटली दोस्त इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आपकी कंट्री है, ठीक है, वो इंडिविजुअल कंट्री है, वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आपको रिलेट करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेपाल के फिज़िकल स्ट्रक्चर को और फिज़िकल मैप को। तो जैसे ये नेपाल है मेरे दोस्त, ठीक है, सो दिस इज़ योर नेपाल, ठीक है। तो नेपाल का जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो जहाँ पे माउंटेन्स होंगे मेरे दोस्त, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एग्रीकल्चर मुश्किल होगा, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। माउंटेन्स पर एग्रीकल्चर मुश्किल होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल होगा। और जो नीचे वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, नेपाल का जो नीचे वाला एरिया है, ये आपका फर्टाइल लैंड है। क्या मेरे दोस्त? फर्टाइल लैंड। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपका एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और एग्रीकल्चर के लिए ये क्षेत्र सही है, ठीक है। अब बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए कौन सा लैंड आपका सही होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। आप बस जुड़े रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये देखो, ये पूरा एरिया जो है आपका ये फर्टाइल है। तो नेपाल की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना मेरे दोस्त, वो इसी एरिया में रहती है, ठीक है। नेपाल की जो आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में रहती है। और ऊपर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर आपको पहाड़ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे ये आपका नेपाल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो है इसे इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, और किसी रीज़न से अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए चीज़ों को समझते हैं। तो नेपाल का जो आपका ईस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है मेरे दोस्त। क्या देखने को मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल के अंदर सर हम इसे जानते हैं सागर माथा के नाम से। क्या मेरे भाई? सागर माथा के नाम से, ठीक है। इसकी हाइट क्या है सर? फॉर स्टेट PCS आप याद रख सकते हो 8858, ठीक है मेरे दोस्त, 8858 इन मीटर्स, ठीक है मेरे भाई। यानी लगभग ये आपका 8 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, या आप 8.5 किलोमीटर भी मान सकते हो, ठीक है। इतनी इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट क्या है सर? तो ये आपकी दुनिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, या आप लिख सकते हो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप समझ जाना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। और माउंट एवरेस्ट के बगल में आपको सिक्किम से सटा हुआ मिलेगा कंचनजंगा, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका कंचनजंगा है या आपका हिमालयाज है, ठीक है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। उसमें जो है कुछ पर्वत हैं जो बहुत बड़े हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, और कुछ पर्वत हैं, कुछ रेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। फिलहाल के लिए वो सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो सिक्किम से बॉर्डर करता आपको मिलेगा नेपाल के अंदर भी
कंचनजंगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा आपका कंचनजंगा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट के राइट साइड में, माउंट एवरेस्ट के राइट साइड में आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त, माउंट एवरेस्ट के राइट साइड में आपको मिलेगा सागरमाथा नेशनल पार्क। तो नेपाल के अंदर आप और एक चीज़ क्या नोट कर सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट आप क्या नोट कर सकते हो कि नेपाल के अंदर ही आपको मिलेगा सागरमाथा नेशनल पार्क। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको 4 नेशनल पार्क दे देगा, कंट्रीज दे देंगी या फिर आपके स्टेट वगैरह दे देगा, ठीक है, सागरमाथा नेशनल पार्क, और आपसे मैच द फॉलोइंग करने को दे देगा। तो सागरमाथा आपका नेशनल पार्क कहाँ पर है सर जी, नेपाल के अंदर है। लोकेशन क्या है, तो माउंट एवरेस्ट के राइट साइड में, ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट के राइट साइड में जाओगे या आप बेसिकली ईस्ट साइड में समझ सकते हो जियोग्राफिकली, तो आपको मिलेगा सागरमाथा नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। और आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, उसकी लोकेशन थोड़ी सी दूसरी है, पहले मैं आपको लिखा देता हूँ फिर मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा। आपको मिलेगा मेरे दोस्त रॉयल बारदिया नेशनल पार्क, ठीक है, बेसिकली 3 नेशनल पार्क दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क नेपाल में नहीं है, ठीक है, उसमें से 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। तो जो 3 रहेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने जो है नेशनल पार्क आपके नेपाल के अंदर हैं। रॉयल नारदिया नेशनल पार्क, तो रॉयल नारदिया नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो है दिस वन, ये देखो, ये आपको नेपाल के नीचे वाले पोर्शन में मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इट इज़ बारदिया, आई एम सॉरी फॉर दिस, आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, रॉयल बारदिया नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। और एक नेशनल पार्क आपको यहाँ पर और मिलेगा, रॉयल चितवान नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा रॉयल बारदिया नेशनल पार्क के ईस्ट में या फिर राइट साइड में। तो यहाँ पर आप और लिख सकते हो एक नेशनल पार्क का नाम, दैट इज़ रॉयल चितवान नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो बेसिकली हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशन समझते हैं, ठीक है। लेट अस सी दी इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी इश्यूज़ हैं इंडिया और नेपाल के बीच में वो बताऊँगा, और वो इश्यूज़ कैसे सुधारे जा सकते हैं या कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, या कैसे हमारे रिलेशंस नेपाल के साथ और बेटर हो सकते हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो नेपाल में सबसे पहले दोस्त क्या कहते हैं, पहले वहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है, हिंदी मीडियम, और इट मीन्स मोनार्की, ठीक है, नहीं तो हमारे इंग्लिश मीडियम के भाई बहन कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहले वहाँ पे मोनार्की थी, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, ठीक है, पहले वहाँ पर मोनार्की थी, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त वहाँ पर जो है ना पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ठीक है। क्या है क्या मैंने पॉइंट बोला कि वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ठीक है। जैसे बिहार में हमारे क्या है, बिहार के अंदर जो है 3 पार्टीज़ हैं, 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, तो इधर से उधर होता रहता है, लेकिन नेपाल के अंदर आपकी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, ठीक है। नेपाल में बेसिकली क्या है आपकी, दैट इज़ ज्वाइंट गवर्नमेंट, ठीक है। नेपाल के अंदर क्या है, ज्वाइंट गवर्नमेंट, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नेपाल के अंदर क्या है, ज्वाइंट गवर्नमेंट, ठीक है मेरे दोस्त। इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है। जो भी अभी काम कर रहे हो वो सारे के सारे काम छोड़ दो, सीधा बैठो और पूरा फोकस करो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा ये, ठीक है, समझने वाली चीज़ है। आइए समझते हैं। तो बेसिकली ये सिनेरियो समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 नाम जानने होंगे, ठीक है। मैं आपको वो नाम यहाँ पे लिखा देता हूँ। सपोज़ ये है आपका पर्सन ए, ठीक है, ड्राइंग पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा, आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आप बेसिकली समझने पे ध्यान दीजिए, और जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो एग्जैक्टली बना लेगा, ठीक है मेरे दोस्त, और बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भी सीख लूँगा। और ये है आपके पर्सन सी, ठीक है। तो जो पर्सन ए है उनका क्या नाम है, पर्सन ए का नाम है दाहुआ सर,
ठीक है, मैं पूरा बड़ा बड़ा नाम आपको नहीं बता रहा, सिर्फ आप इतना याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पर्सन ए है दाहुआ सर, पर्सन बी है केपी ओली सर, ठीक है, केपी ओली सर, और पर्सन सी है आपके प्रचंड साहब या प्रचंड सर, ठीक है। पर्सन सी कौन है सर? आपका प्रचंड सर। अब सिनेरियो समझो मेरे दोस्त, ना ये अकेले सरकार बना सकते हैं क्योंकि इनके पास भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, ना ये अकेले सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें चाहिए किसी का साथ, ठीक है। ज्वाइंट गवर्नमेंट क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, ठीक है, पूर्ण बहुमत क्या होती है, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से पॉलिटी के अंदर पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो इन दोनों को चाहिए रहता है किसी ना किसी का सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जो आपके दाहुआ सर हैं प्रो इंडियन, ठीक है, मतलब ये जो है इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया की बातें ज़्यादा सुनते हैं और इंडिया के फेवर में रहते हैं। और केपी शर्मा ओली साहब जो हैं, ये हैं सर आपके प्रो चाइना, ठीक है मेरे दोस्त, ये हैं प्रो चाइना, यानी ये चाइना के फेवर में ज़्यादा रहते हैं और चाइना की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब आपका पर्सन ए यानी दाहुआ सर, जब इनका गठबंधन रहता है प्रचंड सर के साथ, ठीक है, तो इनकी सरकार चलती है, जो कि हमारे भारत के लिए बेसिकली अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से गठबंधन टूट गया है और गठबंधन चला गया है आपका बी और सी के बीच में, ठीक है, यानी बी और सी के बीच में ठीक ठाक जो है समझौता हो गई है और केपी शर्मा ओली सर को गठबंधन मिल चुकी है प्रचंड सर के साथ, ठीक है, इन्हें मिल गया है प्रचंड सर का सपोर्ट। तो ये बेसिकली चाइना के फेवर में जाते जा रहे हैं, ठीक है। आप देश के अंदर ना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जो मेजोरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है, कभी कभी इन दोनों की लड़ाई या इन दोनों की जो नोकझोंक है या इन दोनों की जो आपसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको यूज किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। अब नेपाल में जैसे सपोज आपके नेपाल के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी में मदेशिया वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो जो आपके केपी शर्मा ओली साहब हैं, वो चुनाव कैसे जीतना चाहते हैं? एंटी इंडियन सेंटिमेंट से, एंटी इंडियन सेंटिमेंट से, ठीक है, बेसिकली वोट बैंक पाने के लिए, ठीक है। कि मलेशिया वाले तो भाई आपके माइनॉरिटी में है और आपके जो नेपाल के ओरिजिन वाले लोग हैं वो आपके मेजोरिटी में है, वहाँ पे वो रिलीजन मेजोरिटी में है, तो वोट बैंक के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये पॉलिटिक्स है मेरे दोस्त। और यहाँ पे कहते ना कि एक किसी महान इंसान ने कहा था, ठीक है, किसी महान इंसान ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, ठीक है। वो एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज़ वो जोड़ना भूल गए, इश्क जंग और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, ठीक है। ये मेरा पंचलाइन है, ये आप नोट कर लो, इश्क जंग और आपके पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, यहां सब कुछ होता है, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली केपी शर्मा ओली सर क्या है, एंटी इंडियन सेंटीमेंट से चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक का तरीका है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव जीतने का तरीका है, ठीक है मेरे भाई। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल सिनेरियो बताया। अब चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर, अब चलते हैं दोस्त थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स का भारत पे कब्ज़ा था, तो ये ब्रिटिशर्स ने एक लड़ाई लड़ी थी नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ एक वॉर लड़ी थी, ठीक है, जिसे हम एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंग्लो मतलब क्या, आपका यही अंग्रेज़, ठीक है, और नेपाल मतलब क्या, जो आपके नेपाल के उस टाइम के राजा थे, ठीक है, उनकी जो फौज थी उनके बीच में लड़ाई हुई, एंग्लो नेपाल वॉर। और ये वॉर आपके ख़त्म होती है मेरे दोस्त 1816 के अंदर, ठीक है, 1816 के अंदर जो है आपकी ये वॉर एंड होती है, ठीक है। किस ट्रीटी के द्वारा एंड होती है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वॉर एंड, ठीक है, वॉर एंडेड बेसिकली किस ट्रीटी के थ्रू, तो वो ट्रीटी का नाम था मेरे दोस्त ट्रीटी ऑफ सौगोली,
ठीक है, सोगोली नहीं, सोगोली। ठीक है मेरे भाई, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ फॉर हिंदी मीडियम, सुगौली। ठीक है, 100 गोली मत समझ लेना इसे, ठीक है यार, 100 गोली कहाँ से आ गई हैं। ठीक है, सुगौली। ठीक है, कैसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, तो इस ट्रीटी में बेसिकली कहा क्या गया मेरे दोस्त, इस ट्रीटी में कहा गया, मैं सबसे पहले नेपाल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है आपका नेपाल। ठीक है, ये है आपका नेपाल। तो इस ट्रीटी में बेसिकली कहा क्या गया कि जो आपका ईस्टर्न साइड है, नेपाल का ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर जो नदी बाउंड्री बनाएगी, ठीक है, जो रिवर आपकी बाउंड्री का काम करेगी, जो रिवर, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए। जो रिवर बाउंड्री का काम करेगी वो रहेगी मेची रिवर। कौन सा रिवर मेरे दोस्त, मेची रिवर। ठीक है, हिंदी मीडियम मैं आपके लिए भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हिंदी के अंदर, मेची रिवर। ठीक है, और जो रिवर आपकी बाउंड्री का काम करेगी वेस्ट साइड के अंदर, ठीक है, या वेस्ट साइड में, ठीक है, वो रिवर रहेगी वेस्ट में आपका डिवाइड करेगी महाकाली रिवर। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कहा कि जो आपकी ट्रीटी ऑफ सोगोली है उसके तहत, ठीक है, आपके नेपाल, एंग्लो नेपाल वॉर एंड होती है। ठीक है, उस ट्रीटी में बेसिकली कहा क्या जाता है कि जो ईस्टर्न साइड है नेपाल का, वहाँ पे जो बाउंड्री डिसाइड करेगी उस रिवर का नाम होगा मेची रिवर, और वेस्टर्न साइड पे सेम काम करेगी आपका महाकाली रिवर। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो है लैंड इशू है क्या, नेपाल कहता है कि महाकाली रिवर के जो है आपका वेस्ट साइड में एक लैंड था, एक पीस ऑफ लैंड था, वो हमारा था। ठीक है, लेकिन विभाजन के टाइम पे गलती से जो है वो आपके देश में चला गया है, यानी वो भारत से, ऐसा कहता है। ठीक है मेरे दोस्त, उस चीज़ को डिटेल से हम लोग समझते हैं नीचे वाले मैप के अंदर। तो ये है आपका नेपाल। ठीक है, तो ये जो महाकाली रिवर है ना मेरे दोस्त, ये दो धाराओं से मिलके बनी है। ठीक है, यानी दो आपके कह सकते हो कि नदियों से मिलके बनी है। एक जो है वो आपकी निकलती है यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, ये एक पतली धारा आ रही है। ठीक है मेरे भाई, ये बेसिकली आपके किस पॉइंट से निकल रही है, ये निकल रही है सर लिपू लेक से। ठीक है, लिपू लेक। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये विवाद है वो पॉइंट बेसिकली कहाँ पर है आपका, तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। ठीक है मेरे दोस्त, एक धारा आपकी निकल रही है लिपू लेक से, और इसी महाकाली रिवर की एक शाखा जो है वो आपकी निकलती है लिम्पियाधुरा से। कहाँ से मेरे दोस्त, लिम्पियाधुरा से। ये बेसिकली आपका उत्तराखंड के अंदर है, लिम्पियाधुरा। ठीक है, ये बेसिकली आपका कहाँ पर है, तो ये है सर आपका उत्तराखंड के अंदर। अब यूके से तुम यूनाइटेड किंगडम मत पहुँच जाना। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है, और ये आपका मिल के बना लेती है महाकाली रिवर। क्या मेरे दोस्त, महाकाली रिवर। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे दोस्त सारी की सारी जो है आपकी समस्या यहीं से शुरू होती है। ठीक है, बेसिकली अगर आप इस नदी का ओरिजिन आप लिपू लेक से मानोगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया आपका है ये चला जाएगा इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ। क्या पॉइंट है मेरे दोस्त, कि अगर ओरिजिन, ठीक है, अगर आप ओरिजिन मानते हो लिपू लेक को, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ लिपू लेक को, तो जो पूरा एरिया है वो आपका चला जाएगा इंडिया के अंदर। कौन सा एरिया मेरे दोस्त, ये जो एरिया मैंने फिगर में मार्क किया है। और अगर आप ओरिजिन मानते हो, ठीक है, अगर आप ओरिजिन मानते हो लिम्पियाधुरा को, ठीक है, लिम्पियाधुरा को, तो आपका ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये चला जाएगा नेपाल के अंदर। कहाँ चला जाएगा मेरे दोस्त, नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ट्रीटी के अंदर बेसिकली क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रीटी के अंदर 1816 में, 1816 में ये जो है ट्रीटी होती है। 1816 में जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो माना गया था लिम्पियाधुरा। क्या माना गया था मेरे दोस्त, लिम्पियाधुरा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस, लिम्पियाधुरा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ से जो है ना चाइना से व्यापार करना आसान था, ठीक है, यहाँ से जो है चाइना से ट्रेड करना आसान था, तो अंग्रेज़ों ने इसे चेंज कर कर
ओरिजिन कर दिया लिपू लेक को। और ये कब किया मेरे दोस्त? 1860 में, ठीक है। 1860 में ओरिजिन कर दिया इसका लिपू लेक। और इस पे दोनों ही देश क्योंकि तब आपकी ये जो कॉलोनी है ये पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई करती थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ये बेसिकली जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, 1860 के अकॉर्डिंग चला गया भारत के पास, ठीक है। 100 साल तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, 100 साल तक इस पर जो है कोई भी बवाल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद नेपाल कहने लगा कि मैं जो है नहीं मानूंगा लिपू लेक से इसका ओरिजिन, ठीक है, हम जो इसका ओरिजिन मानेंगे वो लिम्पियाधुरा से मानेंगे, ठीक है। तो ये एक लैंड डिस्प्यूट खड़ा हो गया इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसीलिए मैंने आपको जो है पूरी की पूरी ये हिस्ट्री बताई ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाओ, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप आपको ये जो है डिस्प्यूट समझ में आया होगा। अब केपी शर्मा ओली साहब जो हैं, ठीक है, केपी शर्मा ओली साहब जो हैं इसी चीज़ को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, ठीक है। चुनाव में इसी चीज़ को राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं। बेसिकली आप देखोगे क्या कि कुछ जो अनमैच्योर कंट्री है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ जो अनमैच्योर कंट्री है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा देश के ऊपर हो जाती है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के अंदर यही एक चीज़ सबसे खराब है मेरे दोस्त, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा देश के ऊपर हो जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता गवर्नमेंट चुन रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सरकार चला रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट आपके देश को चला रही है। तो वो गवर्नमेंट किसने चुनी है? जनता ने। तो जो गवर्नमेंट है वो जनता की खुशी के लिए कुछ भी करती है, ठीक है। अब वो चाहे आप रिलीजन ले लो, चाहे आप जात पात ले लो, चाहे आप जो है थोड़ा सा करप्शन वगैरह ले लो, सब कुछ करती है। और सरकार कभी भी इंडिविजुअल कंट्री पे फोकस नहीं कर पाती कि हमें एजुकेशन बेटर करना है, हमें हेल्थ बेटर करना है, हमें टेक्नोलॉजी बेटर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो है बेटर करना है, ठीक है, हमें जो क्या कहते हैं ट्रेड करनी है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो है एक ड्रॉबैक है, ठीक है, आप एक ड्रॉबैक इसे कह सकते हो। तो बेसिकली मेरे दोस्त प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ नहीं मेरे भाई, अरे यही जो एरिया है इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है मेरे दोस्त। इस एरिया को हमें क्या करना चाहिए? इस एरिया को हमें लैंड ऑफ फ्रेंडशिप डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है भाई। नेपाल भी रहो, भारत भी रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बेसिकली हमारे नेपाल के साथ जो है रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ का सेना प्रमुख है, ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो भी सेना प्रमुख हैं, ठीक है, उन्हें नेपाल वाले अपना आर्मी चीफ मानते हैं, ठीक है, उन्हें नेपाल वाले अपना आर्मी चीफ मानते हैं। और नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उन्हें भारत वाले अपना सेना प्रमुख मानते हैं, ठीक है। भारत की जो आर्मी है उन्हें अपना सेना प्रमुख मानती है, ठीक है। एक जैसे सपोज हमारा पर्सन एक्स है, ठीक है, हमारे यहाँ पर्सन एक्स है, पर्सन एक्स आपके इंडिया के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्हें नेपाल में चीफ ऑफ ऑनररी आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है, ठीक है, उनके ऑनर में, ठीक है मेरे भाई। तो इतना अच्छा रिलेशन है, ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जिसमें हमारे शूरवीर गोरखा भाइयों ने हमारा साथ ना दिया हो, ठीक है। कारगिल में आप देख सकते हो कैप्टन मनोज पांडे सर, कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल ललित राय सर, ठीक है। तो ये सारे कुछ नाम हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जिसमें हमारे गोरखा भाइयों ने हमारा साथ ना दिया हो, ठीक है। और वो गोरखा ही वो क्या कहते हैं आपके नेपाल ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो हमारा इतना खुशहाल रिलेशन है, ये छोटे से लैंड डिस्प्यूट की वजह से अगर वो रिलेशन ख़राब हो तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बेसिकली इसका क्या सोल्यूशन है? जो सोल्यूशन मुझे लगा दैट इज़ लैंड ऑफ फ्रेंडशिप, डिक्लेयर कर दो इसे लैंड ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। और इससे जो है विश्व लेवल पर भी इंडिया और नेपाल के बीच के जो रिलेशंस हैं वो एक उसकी अच्छी छवि बनेगी, ठीक है, उसकी एक अच्छी इमेज बनेगी। और इंडिया की तो पॉलिसी ही रही है, ठीक है, इंडिया की काफ़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी रही है, पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। तो नेपाल के भी जो इंटरेस्ट है, नेपाल के भी जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है मेरे दोस्त? लैंड ऑफ फ्रेंडशिप। आपको अगर इससे बेटर कोई सोल्यूशन लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कमेंट्स में अपने आइडियाज़ दीजिएगा, ठीक है। लैंड ऑफ फ्रेंडशिप डिक्लेयर कर दो, ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक क्या डिस्प्यूट है मेरे दोस्त, तो आइए उसको भी जल्दी से देखते हैं, ठीक है, फिर हम अपनी क्लास एंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली सुगौली के संधि के अंदर आपका और क्या कहा गया था?
गोली, ठीक है। क्या और कहा गया था कि ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। तो जो आपकी नारायणी नदी है, ठीक है, नारायणी नदी जिसे हम नेपाल के अंदर नारायणी कहते हैं और भारत के अंदर हम उसे गंडक कहते हैं। तो गंडक नदी का जो आपका ये वाला एरिया होगा, ठीक है, बेसिकली लेफ्ट साइड का एरिया वो होगा नेपाल का, ठीक है, मैं एन से डिनोट कर दे रहा हूँ। और जो राइट साइड का एरिया होगा वो होगा इंडिया का, मैं आई से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेपाल के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, नारायणी नदी, ठीक है। भारत में आते ही हम उसे क्या कहते हैं, गंडक नदी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एक ज़िला था, ठीक है, उस ज़िले का नाम था सुस्ता, सुस्ता ज़िला, जो कि खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, ठीक है, सुस्ता लैंड। तो सुस्ता बेसिकली क्या था मेरे दोस्त, पहले ये आता था नेपाल के अंदर, ठीक है, ये आपका नेपाल, ये मैं डायग्राम यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है। ये हो गई आपकी नारायणी नदी जब तक वो नेपाल में है, और ये हो गई आपकी गंडक नदी, ठीक है मेरे दोस्त। अब दिक्कत क्या हुआ ना, यहाँ पे ना नेपाल की गलती है ना भारत की गलती है, जो कि मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ना नेपाल की गलती है ना भारत की गलती है, गलती है इस नदी की। ये नदी जो है अपना रास्ता धीरे 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 बदल लिया, ठीक है। बेसिकली क्या है, कुछ जियोग्राफिकल फिनोमेनास की वजह से, कुछ जियोग्राफिकल चीज़ों की वजह से ये नदी ना कुछ इस तरीके से चली गई। मैं आपको बताता हूँ, वेट, कुछ इस तरीके से, यहाँ समझो, ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब हुआ क्या कि जो सुस्ता जिला था नेपाल के अंदर, ठीक है, वो चला आया आपका भारत के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नदी है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो सुस्ता जिला किसका था, बेसिकली वो था नेपाल के अंडर में। लेकिन अब नदी के शिफ्ट होने की वजह से, जिसमें आप तो अब नदी का जो है फ्लो तो बदल नहीं दोगे, फ्लो तो मोड़ नहीं दोगे, ठीक है, नदी का जो है धीरे 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 फ्लो दूसरे साइड में हुआ, और ये सुस्ता जिला जो है बेसिकली आ गया आपका इंडिया के अंदर, और नदी का फ्लो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। आप ऐसे अप्रॉक्स में मान सकते हो कि कुछ इस तरीके से हो गया, और ये पूरा का पूरा लैंड जो है इंडिया के अंदर आ गया। तो एक ये जो है सुस्ता लैंड इशू है हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसे भी मैं कहूँगा कि आप जो है इसको विश्व लेवल पे मुद्दा ना बनाते हुए, ठीक है, आराम से बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और नेपाल को बेसिकली इंडिया की जो लिबरल वीज़ा पॉलिसी है, ठीक है, आज अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इंडिया की लिबरल वीज़ा पॉलिसी है, ठीक है, उससे नेपाल को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, और हमें भी जो है नेपाल से ठीक ठाक बेनिफिट है, ठीक है। हमारे और नेपाल के जो है कल्चरल रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बिहार से और आपका ये जो गोरखपुर वगैरह वाला एरिया है, यहाँ से कई शादियाँ भी जो है नेपाल के अंदर होती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो कल्चरल रिलेशन है, और भी कई सारे अच्छे रिलेशन हैं हमारे नेपाल के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं उसे आपसी टेबल पे बैठ के, ठीक है, शांति से सॉल्व कर लेना चाहिए, विदाउट एनी थर्ड कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट। व्हाट आई एम सेइंग, विदाउट एनी थर्ड कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये दोस्त पूरा था आपका नेपाल के बारे में, ठीक है। और भी अगर मुझे कोई पॉइंट याद आता है तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी के ऊपर हमसे पूछ सकते हैं। विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने शॉर्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं 1-1 मिनट की आपके लिए जो है शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ उसको भी देखिए 1 मिनट टाइम निकाल कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर अवेलेबल करा दी गई, ठीक है। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, ये पूरे के पूरे नोट्स रिवीजन के लिए आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा आपसे मैं सपोर्ट चाहूँगा, ठीक है, बिकॉज ये नया चैनल है, ठीक है। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आप सपोर्ट देते जाओगे और भी कई सारे सरप्राइज और भी कई सारी चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी। तो पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त, और बहुत जल्दी आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। आनिफ सर आपके इकोनॉमिक्स के एजुकेटर हैं, ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप उनसे इकोनॉमिक्स पढ़िए, और जैसा आपका फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहूँगा आपसे, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।
और हमारा स्लोगन याद है ना भाई, क्या स्लोगन है हमारा सर? साथ चले तो जीतेंगे। क्या स्लोगन है सर? साथ चले तो जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।